हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे सभी साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MWA मैथ विथ आशीष में। तो हम लोग जो मिशन वर्दी सिलेक्शन की सीरीज चला रहे हैं उसकी आज अगली क्लास होने वाली है ना। आप लोग को पता ही हो गया होगा कि जो पुलिस का एग्ज़ाम है वो 23 से शुरू हो रहा है। तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सकिए। तो हम आप लोग चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न दिया है, देखो भैया दे रखा है a माइनस 1/a = 3 के। तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रखा है। चलो भैया चलो देखो यहाँ पे a माइनस 1/a बराबर 3 के। तो यहाँ पे दिया a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 का मान हमको चाहिए। तो पहले देखो मुझे बच्चे इसमें दो फार्मूले चाहिए। कौन कौन से चाहिए? हमको चाहिए a माइनस बी का फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। दूसरा फार्मूला मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब चाहिए होगा। कैसे उसको निकालेंगे? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मुझे इन दोनों फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी बीजगणित से संबंधित। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे दिया a माइनस बी बराबर 3 के। तो हम निकाल लेते पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको यदि स्क्वायर कर देंगे वर्ग कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बच्चा प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1/a इक्वल 3 स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ यदि आप ध्यान दोगे तो ये a से a कैंसिल हो गए, दो उधर जाके जुड़ गया। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू होगी 11। क्या क्लियर है ना? अब देखो भैया इसका मान तो निकल गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकल गया। हमको चाहिए पावर में 6। अब क्या करेंगे? यहाँ पे घात 2 है, घात 6 बनाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे बच्चा, सॉरी दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है a क्यूब यानी a की पावर, अब 2 का 3 में गुणा हो गया 6 प्लस 1/a की पावर 6 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए यानी ए स्क्वायर बी इंटू यानी 1/a स्क्वायर, फिर हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। 11 क्यूब बच्चा होता 1331। क्लियर है ना? अब यहाँ पर ध्यान दो, ये भैया आपका a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया। इस पूरे का मान तो पहले से दे रखा था, हमने निकाल रखा था। कितना निकाला था? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर हमने निकाला था 11। अब यहाँ पे मान रख दिए 11, 11 का 3 में गुणा हो गया तो a की पावर 6 प्लस a की पावर 6 प्लस 3 का 11 में गुणा हो जाएगा। 11 3 हो गया बच्चा 33, हो गया 1331। उधर जाके घटेगा a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 इक्वल हो गया 1331 में 33 घटेगा आ जाएगा 1298। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1298। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। चले ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न बीज गणित से संबंधित था, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपका दे रखा है, देखो भैया अगर आपको वर्ग याद है, ये बहुत बड़ा वर्ग तो है नहीं, अगर आपको वर्ग याद है तो ये प्रश्न दुनिया का सबसे आसान प्रश्न होने वाला है, ठीक है ना। ये प्रश्न दुनिया का सबसे आसान प्रश्न होने वाला है। कैसे? आपको पता होगा ये कड़ी में 169 प्लस 68 फिर यहाँ प्लस 216, ऐसे सभी कड़ी के अंदर कड़ी में लगा हुआ है, कहीं प्लस पूरे में प्लस लगा हुआ, कहीं माइनस भी हो सकता था। तो देखो सभी में प्लस है, तो एक काम करोगे इसमें सबसे पहले आप कड़ी के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो कड़ी के अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कड़ी के अंदर दिख रहा है 169। 169 का मान बच्चा हो जाएगा 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल क्या होता है भैया 13 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? जब 13 भैया जुड़ जाएगा किसके साथ? 68 के साथ। आपको पता होगा 68 13 जुड़ जाएगा तो ये देखो यहाँ पे हम लिख देंगे 129 प्लस 126 सॉरी 216 प्लस, अब ये देखो जब 68 13 के साथ जुड़ेगा तो 8 3 11 6 7 1 8 हो जाएगा भैया। अब देखो इसका मान क्या आ गया भैया 81 है। क्या आ गया इसका मान? 81। 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान क्या आ गया भैया 9 आ जाएगा। अब 9 किसके साथ जुड़ेगा? तो 216 के साथ जुड़ेगा। तो अब 129 प्लस 216 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा भैया 225।
225 के 15, 29 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा भैया 144। 144 का मान क्या आता है 12। 144 का वर्गमूल क्या होता है भैया 12। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 12 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए भैया बढ़े आगे। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। चलो ये सरलीकरण का एक प्रश्न है। चलिए देखिए इसमें दे रखा भैया 256 बटे में 0.256 बराबर 25.6 बटे में x। यहाँ पे ध्यान दे सभी में देखो 256 है, बस फर्क क्या है दशमलव का। एक काम कर लेते हैं ना, दशमलव देखो हटा दे कैसे। यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है ना, यहाँ पे दशमलव 3 अंक पे है तो दशमलव हटा के यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 अंक दशमलव तो हटा के यहाँ पे 10 लगा देते हैं, हो गया ये ठीक। अब काम करो, देखो ये देखो कट गया, 256 से 256 खत्म हो गया। अब यहाँ पे बच्चा एक यानी 1000 का जाके 10 में गुणा हुआ तो बच्चा देखो 1000 का 10 में गुणा हुआ तो 10,000 आया, 10,000 आ गया ना, सिर्फ 10 हमने भेजा यहाँ पे ना, और बटे में बराबर क्या हो जाएगा ये, सॉरी ये हो गया 10,000 एक्स बराबर क्या बचेगा 256, ये तो बचेगा ना। 1000 का 10 में गुणा हुआ तो हो गया ये 10,000 एक्स बराबर क्या बचेगा 256। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 256 बटे में 10,000, मतलब 4 जीरो से भाग हो जाएगा। 4 जीरो से भाग यानी 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 4 अंक पे दशमलव लगाना है तो 256 रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया यदि a अपान b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। देखो a तथा b का धनात्मक सॉरी भागफल धनात्मक है, यानी हमको a और b का ऐसा कोई मान मानना है जिसको सरल कर रहे हैं उसका मान क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। इसके लिए देखो पहला ऑप्शन कह रहा है a का मान 0 से बड़ा हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम a का मान 0 से बड़ा कर दे यानी 1 कर दे, मान लीजिए 1 कर दे और गलती से पता चला b 0 हो गया तो क्या इसका मान पॉजिटिव में आ जाएगा भैया, इसका मान पॉजिटिव में आएगा क्या, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन हट गया। दूसरा देखो b का मान 0 से बड़ा, अच्छा b का मान 0 से बड़ा कर दे, a को अगर 0 कर सकते हैं फिर a को भी 0 हो सकता है ना, तो क्या ऐसे में मान पॉजिटिव आएगा, ऐसे में मान पॉजिटिव आएगा क्या बताओ भैया, नहीं आएगा, ये भी घटा। ए बी ए गुणे बी, अच्छा बताओ ए गुणे बी इसका मतलब एक चीज जानिए, अगर ए और बी में से कोई भी 0 हो गया तो इसका गुणनफल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ए और बी का में कोई भी 0 हो गया तो गुणनफल 0 हो गया, इसका मतलब ए और बी में किसी को भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होना चाहिए सी। कैसे, जब ए और बी कोई 0 नहीं होगा चाहे एक और एक ही क्यों ना रहे तब भी इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा, आएगा पॉजिटिव में। इसका मान 2 कर दे, इसका मान 2 कर दे तब भी आपका मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव भी आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब डी वाला चेक करना, अगर मान लीजिए इसका मान कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, अच्छा बताओ इसको मान 1 कर दे, का मान इसको 0 कर दे, ये मान तो 0 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब बी 0 हो जाएगा तो क्या मान पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इन दोनों का गुणनफल 0 नहीं होना चाहिए बस ये, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी एक 0 हो गया तो आपका जो भागफल आने वाला धनात्मक नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आगे, चलो भैया अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। ये प्रश्न आपका है, देखो दिया है a अनुपात b बराबर 4:5 और b अनुपात c बराबर हो गया 15:16 की, तो पूछा 18c² - 7a² बटे में 45c² + 20a²। देखो भैया पहले एक काम करो, ऐसे प्रश्न में हमको a b c तीनों का संयुक्त मान निकालना होता है। संयुक्त मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो a का मान 4 हो गया, b का मान 5 हो गया, यहाँ b का मान 15, यहाँ पे c का मान क्या हो गया 16। देखो यहाँ पे b दोनों में कॉमन है ना, तो b लेकिन दोनों में अलग अलग है, तो एक काम कर लेते b को हम बराबर करें, यहाँ भी 15 यहाँ भी 5, एक काम कर लेते अगर इसमें 3 को गुणा कर ले, ऊपर नीचे गुणा कर लेते ये तो 15 बन जाएगा ना,
बन जाएगा ना। देखो यहाँ b का मान 15 हो गया, यहाँ भी b का मान 15। जब दोनों जगह सेम हो गया, इसका मतलब a, b और c का मान निकल गया। a का मान 12 हो जाएगा, b का मान 15 हो जाएगा, c का मान क्या हो गया भैया 16 हो गया। अब ये मान हमने निकाल लिया a और b और c का। हमने देखो यहाँ b 15 था, a 5 था, सीधा गुणा करने पे 15 बन जा रहा था, तो हमको आसानी से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने 3 3 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यानी a 12 हो गया, b 15, b यहाँ 15, b यहाँ 15, दोनों जगह सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब c हो गया 16। अब आपसे पूछा 18c स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर। चलो 18c स्क्वायर, c का मान में निकाला 16, 16 का वर्ग भैया होता क्या 256, माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर, ए का मान में निकाला 12 12 में 144 हो गया, कोई बात नहीं, बटे में हो गया भैया। देखो 45, फिर सी स्क्वायर है तो हो गया 256 प्लस 20, फिर ए स्क्वायर है तो हो जाएगा 144। अब हमको मान निकालना है इसको। अब देखो यदि हम 18 का 256 में गुणा करें, 7 144 का 45 256 प्लस 20 के 144 में अगर हम इसका गुणा करके मान निकालेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। आपको मैं एकदम छोटा तरीका बताता हूं कैसे करना भैया। आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, गुणा नहीं करना भैया। देखो एक काम करो, आप इसमें ये ढूंढो, आप इसमें ये ढूंढो एक ऐसी संख्या जिसको काट दो तो सब कट जाए, ठीक है ना, काट दे। देखो अगर इसको हम काटना चाहें तो किसी छोटे छोटे संख्या से काटना शुरू करो, बड़े से बड़े से काटो। एक काम करते हैं हम इसको काट देते, पहले 9 से काटो। देखो 9 से काटे 9 पचे 45। आपको यही समझना क्या है, इसको छोटा कर देते। कैसे, किसी एक संख्या से काटिए और सबको काटना है, ठीक है ना, सबको काटना। कैसे, 9 पचे 45 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 एकम 9, 5 बचा 9 6 54, फिर ये भी काटेंगे 16 बार में खत्म। अभी ठीक है ना। अभी देखो हम और काट देते, 2 से काटे 2 से काटे 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 8 16। अभी देखो बच्चा और कटेगा, कैसे कटेगा देखो, और काट दे इसको। अभी देखो यहाँ 8 से, देखो 8 से काटा, 8 से 8 खत्म, 8 8 यहाँ खत्म, 8 एकम 8, 8 संग 48, 8 या 24, 8 दूनी 16। अभी और कटेगा, यहाँ पे 7 बचा और कहीं नहीं बचा, कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, जो बचा इसको घटाओ। 32 में 7 गया, 32 7 गया, बच्चा आएगा 25, और यहाँ बचा 16 पंचे 80, और 20 से कम 20, 80 में 20 जुड़ा क्या आ गया 100, 25 से कम 25 का 100। आपके अनुसार 1/4, आपका आंसर 1/4, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। आपको गुणा करने से बढ़िया है आप जल्दी से जल्दी इसको काट के खत्म करो बस, ठीक है ना। चलो, लेकिन काटने का तरीका क्या, जिस किसी भी अंक या संख्या से काटेगा वो सभी के पद काटने चाहिए, क्योंकि एक पद यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा है, चौथा है, सभी के सभी पद कटने चाहिए उसी संख्या से, ठीक है ना। चलो आपका आंसर हो गया 1/4, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। एक साइकिल के पहिए का व्यास, एक साइकिल के पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। साइकिल चालक 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 30 मिनट का समय लेता है, ठीक है ना। यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा। जब कभी चक्कर वाली सवाल आए, पहिए में चक्कर वाले सवाल आए, एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, पूरी दुनिया की जो भी सवाल होगी इस पे खत्म। कैसे, देखो जब कभी चक्कर वाली सवाल है, कैसे करना क्या बच्चा, देखो आपको बस एक चीज समझिए, पहिया कैसा होता है भैया, पहिया कैसा होता है गोल, पहिया क्या होता है गोल, गोल पहिया होगा, पहिया गोल होगा तो किस पर घूमेगा, परिधि पर घूमेगा। तो जो भी चक्कर वाली सवाल आएगी उसमें, जो भी चक्कर वाली सवाल आएगी उसमें परिधि जरूर होनी चाहिए, परिधि बिना लगे सवाल कंप्लीट ही नहीं होती। कैसे, देखो एक चक्कर में पहिया क्या देता है, एक चक्कर पहिया जाता अपनी परिधि के बराबर, जितना बड़ा पहिया उतना बड़ी दूरी, तो एक चक्कर यानी परिधि के बराबर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या करना भैया, परिधि गुणे चक्करों की संख्या, गुणे चक्करों की संख्या बराबर किसके, कुल दूरी के। भैया एक चक्कर में जितना जाएगा, एक चक्कर में जाएगा जो परिधि के बराबर, अब पता चला 10 चक्कर 50 या 1000 चक्कर लगाएगा तो गुणा कर देंगे तो टोटल किसके बराबर हो जाएगी, दूरी के। बस यही आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, बस क्या भैया, परिधि गुणे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या गुणे में बच्चा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा टोटल दूरी की, कुल दूरी की। बस यही आपको याद रखना, चाहे जो भी सवाल रहेगी। तो परिधि बराबर क्या होता है भैया 2πr, गुणे में चक्करों की संख्या को मान लेते हैं n, दूरी आपको निकालना है। तो ये बताओ जरा दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इसमें तो दूरी तो दिया नहीं पता चला 1 किलोमीटर जाना हो, अगर 1 किलोमीटर दिया है तो सीधा सीधा 1 किलोमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे, इसमें दिया नहीं, लेकिन इसमें दिया क्या है, दिया चाल दिया है, और क्या दिया भैया समय दिया है।
तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अच्छा अब ये बताओ 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे 30 मिनट तक जाओगे, 11 किलोमीटर प्रति घंटा यानी हर घंटे 11 की चाल से जा रहे हो, और 30 मिनट यानी आधा घंटा जाओगे, कितना दूर जाओगे भैया? आप कहेंगे सर 5.5 किलोमीटर। कितना जाओगे भैया? 5.5 ही किलोमीटर तो जाओगे ना, कोई दिक्कत? 11 की चाल से जाओगे 30 मिनट जाओगे, कितना दूरी तय हुई? 5.5 किलोमीटर, बस खत्म। देखो दिया क्या है? पहिए का व्यास। व्यास क्या होता है? देखो आधी क्या होती? त्रिज्या। पूरा क्या होता है? व्यास। यानी 2r का मान दे रखा, कितना भैया? 14 दिया है ना। व्यास का मान दिया, क्योंकि आधी त्रिज्या पूरा व्यास होता है, तो व्यास का मान दिया 14, यानी 2r की जगह हम रख देते हैं। 2r की जगह रख देते क्या भैया? 14 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे n आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये 5.5 किलोमीटर बच्चा, इसमें एक चीज समझना यही है, आपके त्रिज्या किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। तो जो पहिए चक्कर लगाएगा किसमें लगाएगा? इतना सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर में लगाएगा। ये किसमें? किलोमीटर में। किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलना है। किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए पहले हमने 1000 गुणा किया तो मीटर बदला, 2 जीरो और लगा दिया तो सेंटीमीटर बदला, यानी किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलना तो 1 लाख का गुणा किया जाता है। अब यहाँ बच्चा देखो दशमलव था, हमने दशमलव हटा के 1 जीरो भी काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 7 से काटे 7 दूनी 14, अब ये और काट देते, 11 दूनी 22, 11 25 55 हो गया, ये 2 दूनी 4, 4 से हमने काट दिया 25 बार में, 25 से 100 खत्म हो गया, ये 2500 और ये 5, 25 पंचे होता है 125 और 2 जीरो और लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 12,500। चक्करों की संख्या कितनी लगाएगा भैया? 12,500 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये समझ में आया? ठीक है भाई, आपको यही इतना समझना है, जब कभी पहिए चक्कर वाली सवाल दे आपको यही चीज याद रखनी। क्या याद रखना? परिधि गुणे चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी की, ठीक है ना। परिधि यानी 2πr, चक्करों की संख्या जो भी रहेगा निकालना होगा, दिया रहेगा, और बराबर किसके? कुल दूरी, क्योंकि यही देता है। पता चला कभी कभी पहिए की त्रिज्या देके चक्करों की संख्या दे दे, पूछ लेता कितना दूर जाएगा इतने चक्कर में, तो आपको क्या करना? सीधा सीधा यही रखाना है, परिधि गुणे चक्करों की संख्या बराबर किसके? कुल दूरी के। क्लियर है ना? चलो अगला प्रश्न बढ़ते भैया। दिया है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए? अच्छा बताओ अभी तक कितना है? 300 ग्राम, कितना परसेंट चीनी है? 40% चीनी है। फिर कहा कितना चीनी मिलाएंगे कि चीनी की मात्रा 50% हो जाए। ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने बताया क्या है जो स्थिर रहता है, क्या है जो हमेशा स्थिर रहता है। भैया मिला क्या रहे हो? चीनी मिला रहे हो, तो स्थिर क्या रहेगा? पानी। पानी स्थिर रहेगा, सीधी सी बात है। चलो देखते हैं, 300 ग्राम चीनी थी, 300 ग्राम में अभी तक 40% चीनी थी, पानी कितना था? 60%। अब कह रहा चीनी मिलाएंगे। अच्छा बताओ जब चीनी मिलाओगे तो जो मात्रा 300 ग्राम थी वो तो कुछ बढ़ जाएगी ना, कितना बढ़ेगी? जो मिलाओगे वही तो बढ़ेगी। अब मिश्रण हो जाएगा, मान लीजिए x बढ़ा देते हैं तो 300 प्लस x हो गया। अब इसमें कह रहा 50% चीनी हो जाए, जिससे 50% हो जाए तो 50% क्या हो जाएगा भैया? पानी हो जाएगा। सरल करेंगे 100 से 100 खत्म, 0 0 खत्म, 5 से काटे 6 बार में 6 36 360, इधर हो गया 300 प्लस x आएगा कितना मान? x की वैल्यू क्या आ गई? 60, यानी आपको कितना मिलाना भैया? 60 ग्राम आपको मिलाना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है ना। आपको मिलाना कितना है? सिर्फ 60 ग्राम मिला देना है और चीनी की मात्रा हो जाएगी पूरे मिश्रण में 50%। कोई दिक्कत? ऐसे प्रश्नों के लिए ऐसे लगा लेंगे तब भी सही है, और भी तरीका लगाने का, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसको, आगे चले भाई। स्थिर था हमारा, पानी स्थिर था, 300 में पहले 60% पानी था, अब मिश्रण बढ़ गया, मिश्रण बढ़ के मानते हैं मैंने x मिला दिया तो 300 प्लस x मिश्रण होगा। अब उसमें कितना होगा? 50% चीनी होगी तो 50% पानी बचा। अब दोनों बराबर हो गया, क्योंकि पानी की मात्रा हमेशा बराबर थी, पहले जितना था अभी भी उतना, पानी ने तो मिलाया गया ना तो घटाया गया, ठीक है ना। चलो देखो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। हाँ अगले प्रश्न दिया भैया, ए अनुपात बी बराबर दिया 3:4, बी अनुपात सी बराबर दिया है, बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:3, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान। चलो भैया क्या है जो 2 बार है? देखो इसमें क्या है जो 2 बार है? देखो यहाँ पे ध्यान दो, ए और बी, ए बी यहाँ पे है 3 4, यहाँ पे बी सी यहाँ पे 2 3, यहाँ पे देखो बी ऐसा है जो दोनों में है ना, देखो ये वाला बी ऐसा है जो दोनों में है। अब देखो दोनों में क्या मान सेम है क्या? अगर दोनों में मान सेम होगा तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देखो। लेकिन यहाँ पे देखो बी का मान कितना भैया? 4 है, यहाँ पे बी का मान क्या है? यहाँ देखो बी का मान 4 है, यहाँ बी का मान कितना है? 2। क्या ठीक है ना? एक काम करते हैं ना,
ये 4 है, यहाँ पे क्या है 2। हम बना दे इसको ना भैया, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। इसमें 2 का गुणा करो बच्चा ना, क्या करो इसमें 2 गुणा करो, 2 दूनी 4, तो ये भी 2 गुणा हो, 2 3 6, हो गया खत्म। ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 4, और सी का मान हो गया 6, खत्म। बस यही तो करना था हमको, हम इसमें बराबर हो सकता था, हमने बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बी यहाँ पे क्या था 4, यहाँ पे बी कितना था 2, यहाँ पे 4 था बी, तो यहाँ भी इसको 4 बना देते हैं। कितने गुणा कर दिए, 2 को गुणा कर दिए, ये भी 4 हो गया, ये भी 4। अब दोनों जगह मान बराबर हो गया ना, यानी हर जगह बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, दोनों जगह हो गई, बी की वैल्यू 4, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी 6, खत्म, सवाल ही खत्म। देखो ए प्लस बी यानी 3 + 4, 4 3 7, बी प्लस सी 4 6 10, सी प्लस ए 6 3 9, तो 7 10 9, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 7 अनुपात 10 अनुपात 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते भैया, चलो। दिया है अगला प्रश्न, 1 3 5 7 9 11, इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। एक चीज यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है 1 3 5 7 9 11, ये कैसी संख्या है, तो विषम संख्या। आगे आपसे कहा 25 संख्याओं का औसत चाहिए भैया, 25 तक का औसत नहीं चाहिए, आपसे पूछा क्या 25 संख्याओं का औसत चाहिए, ठीक है ना। तो 25 संख्या का औसत कैसे निकलेगा, ध्यान दो। 25 संख्या मतलब ये कैसी संख्या है, विषम संख्या। 1 3 5 7, ये कैसी संख्या, विषम संख्या। तो 25 संख्या विषम चाहिए, तो 25वीं विषम संख्या भी कौन सी होती है, 49 होती है। क्या समझ में आया, 25 संख्या को चाहिए ना, तो ऐसे लिखा जाएगा 25 संख्या कहां तक जाएंगे, हम 50 तक जाएंगे, तो 50 सम पड़ी, 49 आपकी पड़ेगी ना, पहले विषम पड़ती है 49 आपकी, यानी पहली संख्या 1 हो गई और अंतिम संख्या 49 हो गई। हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि औसत बराबर होता है, जब कभी क्रमिक संख्याएं रहती तो औसत बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2, यानी आपका आंसर 25, 25 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ठीक है ना, जब कभी सम की बात करें, विषम की बात करें, औसत पूछे, प्रथम और अंतिम जोड़ के आधा कर दो, खत्म हो गया सवाल, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न बढ़े, अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया भैया, दिया यदि 40% तथा 20% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो निवल छूट क्या है। क्रमिक छूट दी जाती है तो निवल छूट निकालने का एक तरीका है आपका, एक तरीका नहीं, तरीका तो बहुत सारा है, एक तरीका आपको देखते सिखाते भैया। दिया क्या है, निवल छूट या कहिए एकल छूट, भाई 2 छूट दी गई है तो एकल छूट कहिए या फिर निवल छूट कहिए। इसके लिए आपको क्या काम करना है, क्या काम करना है, a प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100, बस आपको यही रखना है। बस 2 छूटे हैं ना, इन्हीं को रख दो यहाँ पे, पहले दोनों को जोड़ देते हैं भैया। 40 + 20 माइनस 40 × 20 800 बटे में 100, घटा दो भैया, 40 20 60 में 8 गया तो 52%, कितना भैया 52%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जब कभी निवल छूट दे, ठीक है ना। आपको ये फार्मूला आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इसको लगाने का एक दूसरा तरीका, मान लीजिए आप ये मान सकते हैं, मान लीजिए उस सामान की कोई कीमत थी, मान लीजिए सामान कितने का था, 100 रुपए का सामान था, तो 100 रुपए का सामान में पहले 40% छूट दी गई तो 60 में बिका होगा, फिर 20% छूट दी गई तो भैया 80 में बिका होगा। तो बिका कितने में, बिका कितने में, हमने सरल किया तो बिका 48 में। ये बताओ अगर 100 का सामान 48 में बिका, 100 का सामान 48 में बिका तो छूट कितना मिली, 52%। छूट कितना मिली भैया, 52%। ऑप्शन नंबर सी, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, 31% का लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। भैया बताओ, ये 355 रुपए में बेचा गया है, 355 रुपए में बेचा गया है तो 29% की हानि हुई है। हानि किस पर होती, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है।
क्रय मूल्य का मान हमेशा क्या होता है, 100% होता है। यदि आपने खरीद के लाया है कोई वस्तु तो जो कीमत है वो 100% है। अगर आपको लाभ लेना है तो उस 100% से बढ़ा के बेचना पड़ेगा। हानि लेनी है तो 100 से घटा के, इसमें 355 रुपए में बेचा गया तो 29% हानि हुई है। तो हानि हुई है तो यानी क्रय मूल्य पर 29% कम मिला होगा। 100% में 29 घटा दो भैया, 71% मिला होगा। 71% बराबर 355 के, हम इसका कास्ट प्राइस निकालेंगे तो आएगा 355 गुणे में 100 बटे में भैया आएगा 71। हम सरल किए तो ये देखो 5 बार में खत्म, 500 रुपया। उसका रेट क्या था, 500 रुपया। अब हमको क्या करना है, बेचना है। बेच दीजिए, 500 रुपये का सामान बेच दीजिए। क्या कह रहा है, 31% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचे। अब हमको बेचना है, सेलिंग करना है, सेलिंग प्राइस पूछा है। 31% लाभ, मैंने बताया क्रय मूल्य आपको पता चल गया ना, लाभ लेना है तो 100 में जोड़ के बेच दीजिए, क्या दिक्कत है। 31% लाभ है तो 131% बेच दीजिए, जीरो खत्म। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 1 हो गया 6, 655 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या ठीक है भाई, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 655। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। यदि आपको लाभ हुआ है यानी 100 से ज्यादा मिला है, हानि हुई है यानी 100 से कम मिला है। चलते अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अंडों के दाम में 25%, अंडों के दाम में 25% गिरावट होने पर 162 रुपए में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी। अच्छा बताओ, 25% रेट गिर गया ना, 25% रेट क्या हो गया, गिर गया है। तो एक काम करते हैं, अच्छा 2 दर्जन मिला है 162 रुपए में, 2 दर्जन मिला है अधिक मिला, 2 दर्जन अधिक मिला कितने में, 162 रुपए में। तो 1 दर्जन अधिक कितने मिलेगा, 162 बटे 2 कितना में, 81 रुपये में, यही ना। 100 दर्जन एक क्या मिलेगा भैया, 162 रुपए में 2 दर्जन था तो 1 दर्जन कीमत क्या निकली, 81 रुपए। ये जो 81 रुपए इसमें का 25% गिरावट है तो 25% गिरा देते हैं। 25% गिर गया ना तो गिरा देते भैया, कितना आएगा, जो भी आएगा 25 का 100, 81 बटे 4 रुपए पर दर्जन आएगा। ये जो आया क्या आया, नया रेट आ गया। क्या आ गया भैया, नया मूल्य आ गया। आपसे पूछा है मूल रूप से प्रति दर्जन अंडों की कीमत क्या थी, पहले क्या थी। अच्छा ये बताइए, अभी जो आया 81/4, 81/4 जो आया, ये जो है 25% गिरा हुआ रेट है ना। तो जो भी लागत रही होगी, जो भी कास्ट प्राइस रहा होगा, 25% गिरा यानी 75% बराबर था। ये किसके बराबर हो गया, ये क्योंकि ये जो रेट है 25% गिर के रेट आया ना, तो 25% गिर के यानी 75% बराबर हुआ। तो 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से 4 खत्म, 3 से काटे भैया 27 आपका आंसर हो गया। यानी पहले रेट कितना था, 27 रुपया। पहले रेट कितना था भैया, 27 रुपया प्रति दर्जन था। चलिए आगे, इसका रेट पहले क्या था, 27 रुपये प्रति दर्जन। 2 दर्जन 162 रुपए, 1 दर्जन 81, इसका रेट 25% गिर गया तो 25% रेट गिराएंगे तो 81/4 आएगा। 81/4 जो आया ये नई कीमत आई, पहले कीमत 25% गिर के आई है, ये तो 25% गिर के आई होगी, पहले कीमत आ गई 27%। या फिर इसके लिए आप एक फार्मूला भी याद कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप चाहते हैं तो आपको एक फार्मूला बता देते हो, याद रखिएगा, हमेशा काम देगा बच्चा। जब कभी रेट घटे या बढ़े, जब कभी रेट घटे या बढ़े तो बढ़ा मूल्य या घटा मूल्य निकालते हैं। इसका फार्मूला होता भैया लागत बटे मात्रा में वृद्धि या कमी। अगर रेट बढ़ेगा तो मात्रा कम होगी, गुणे में R/100, यही ना। बढ़ा मूल्य या घटा मूल्य चाहे जो भी हो, लागत बटे मात्रा में वृद्धि या कमी गुणे R/100। ये आपको नया रेट निकालना है, कौन सा भैया, नया मूल्य निकालना है। तो लेकिन यदि आपको पुराना मूल्य निकालना है, प्रारंभिक मूल्य, या इसको बोलते हैं वास्तविक मूल्य, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, वास्तविक मूल्य, तो आपने ये जो रेट निकाला है इसको यहां रखना पड़ेगा। घटा मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस R। प्लस कब होगा, जब रेट बढ़ेगा, और माइनस कब होगा, जब रेट घटेगा, ठीक है ना। यही आपको ध्यान देना है इसमें। ये प्लस कब रखा जाएगा, जब रेट में वृद्धि हुई है, और माइनस कब रखा जाएगा, रेट में कमी हुई है यानी घटा हुआ होगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको याद करना है तो फार्मूला याद कर लीजिए, आपकी जितनी भी सवाल होंगी इस पे आ जाएगा। कहते हैं ना 50 रुपए में 3 संतरे ज्यादा, 50 रुपए में 4 संतरे ज्यादा, कुछ भी मिले,
सब इस पे रखिए, घटा मूल्य, बढ़ा मूल्य या नया मूल्य, क्या कहेंगे, लागत बटे मात्रा में वृद्धि या कमी, कुछ भी हो रहा, रेट बढ़ेगा तो मात्रा कम और रेट घटेगा तो मात्रा ज्यादा, बस यहाँ रख दीजिए गुणे आर अपान 100, आर यानी जो भी रेट रहा होगा, बटे में क्या करेंगे, अब सॉरी, अब इसको निकालने के बाद क्या करेंगे, हमको प्रारंभिक मूल्य अगर चाहिए होगा तो जो भी हमने मूल्य निकाला, जो मूल्य निकाला उसको यहाँ रखना है, चाहे घटा निकालिए चाहे बढ़ा निकालिए, गुणे 100/100 प्लस माइनस आर, प्लस कब रखेगा जब रेट बढ़ा होगा, माइनस कब रखेंगे जब रेट घटा हुआ होगा, इससे भी आप निकालेंगे तो आपके सवाल लग जाएगी। चलिए आगे, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि समय 5 वर्ष से बढ़ जाता है तो 5,000 रुपए की एक राशि पर साधारण ब्याज 3,000 रुपए बढ़ जाता है, यानी 5,000 रुपए की एक राशि पर साधारण ब्याज 3,000 रुपए बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता भैया, 5 साल में, 5 साल में 5,000 रुपए की एक राशि पर, यानी जो राशि है मूलधन है, साधारण ब्याज के सवाल है, साधारण ब्याज फार्मूला होता है यस आई बराबर PTR/100। 5,000 रुपए पर ब्याज बढ़ जाता है कितना, 3%। अच्छा बताओ, 5 वर्ष बढ़ जाता है, समय अगर 5 साल बढ़ा देते हैं, ब्याज की दर जो रही होगी, अगर ब्याज की दर समय 5 साल बढ़ा देते हैं तो ब्याज जो है 3,000 बढ़ जाता है, यानी हर साल जो है, आप ऐसा समझिए, हर वर्ष 5 साल में ब्याज कितना बढ़ा, 5 साल में ब्याज बढ़ जाता है 3,000 रुपए, तो एक साल में ब्याज कितना बढ़ रहा, 600 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। एक साल के ब्याज कितना भैया, एक साल के ब्याज कितना है, 600 रुपए, कितने पैसे पर, 5,000 रुपया पर, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर ब्याज देता है, ठीक है ना। चलो देखो क्या हो गया, एक साल के ब्याज कितना आया, 600 रुपए, कितने पर, 5,000 रुपए पर, तो आप यही फार्मूला लगा देंगे, ब्याज आपको मिल रहा है 600 रुपए, कितने पर, 5,000 रुपए पर, साल कितना, एक साल, इंटरेस्ट ऑफ रेट निकालना है, हम इसको सरल कर लेते हैं, 2 जीरो यहाँ से खत्म, 1 जीरो यहाँ से, 5 से काटे 12, इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना आ गया भैया, 12%, यानी आपकी ब्याज की दर हो गई 12% वार्षिक, ब्याज की दर हो गई 12% वार्षिक, ठीक है ना। चलिए आगे देखें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 125% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले समझो गोला, गोला क्या होता है, गोला वृत्त में अंतर क्या होता है बच्चा, गोला वृत्त में अंतर ये होता है कि गोले का आयतन होता है, जैसे कांच की गोली क्या होती है, गोला, एक रिंग यानी चूड़ी ले लो, चूड़ी कैसी है वो वृत्त के आकार का, उसमें क्या होता है, आयतन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, आयतन नहीं होता ना, तो जिसमें आयतन होता है वो क्या होता है भैया, गोला होता है। जैसे रोटी बनाते टाइम क्या बनाते हैं, गोला, क्या बनाते हैं, गोला, ठीक है ना। अब देखो इसमें, हाँ इसमें क्या दिया है,